खुशामदीद नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए पार्लिमानी कमेटी का इजलास शुरू हुआ, उसके बाद उसमें वक्फा कर दिया गया। 8:30 बजे अब ये इजलास दोबारा शुरू होगा और उम्मीद है कि 12 बजे आज से पहले नए चीफ जस्टिस के नाम की जो है मंजूरी दे दी जाएगी, तजवीज़ कर दिया जाएगा। 3 नाम सीनियर मोस्ट जजेस के ऑलरेडी कमेटी को मिल चुके हैं, उनमें से कौन नया चीफ जस्टिस होगा इट इज़ टू बी सीन, और थोड़ी देर हमें उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन 26वीं आईनी तरमीम के बाद ये इस्तेहकाक अब पार्लिमान के या अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के पास है कि उन्होंने ये तैनाती कैसे करनी है, और उसके साथ साथ जो इस्लाहात की बात बार बार की जा रही थी वो एजेंडा भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। अगरचा इसमें यकीनन गुंजाइश बाकी रहती है, लेकिन अभी भी जो कुछ प्रोपेगेंडा हो रहा है, जिसका इजहार आज कौमी असम्बली में वज़ीर इत्तलात ततारा ने भी किया कि 26वीं आईनी तरमीम बड़ी नेक नियति से सलाह मशवरे के बाद और कंसेंसस डेवलप करने के बाद पास की गई, लेकिन एक जमात जिसने पहले तो इस रजामंदी जाहिर की और उसके बाद में उन्होंने यू टर्न ले लिया, जो कि उनका खासा है। लेकिन आज एक और तारीख रकम होने जाएगी जब अवाम के मुंतखब नुमाइंदे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम तजवीज़ करेंगे और वो आइंदा 3 साल या जितनी भी उनकी मुद्दत है उसके लिए वो मुंतखब हो जाएंगे एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। इस पर गुफ्तगू करते हैं और ये कितना बेहतर होगा हमारे लिए, हमारी पार्लिमानी रिवायात के मुताबिक, हमारी जमहूरियत के लिए। स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं साले जाफर साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, बहुत शुक्रिया। सबीन क़ारी साहिबा, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की रहनुमा, मेंबर कौमी असम्बली, आपका बहुत शुक्रिया। किरण इमरान डार साहिबा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की रहनुमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। कुछ देर में सेनेटर ज़मीर घुमरो साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। साले जाफर साहब, आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। मुलाकात शुरू हो जाएगी दोबारा नशिस्त 8:30 बजे, थोड़ी देर ही उसका इंतज़ार हमें करना पड़ेगा। जो भी नाम उसमें से 3 नामों में से पार्लिमानी कमेटी तजवीज़ करती है, असल बात यह है कि अब ये फैसला अवाम के नुमाइंदे करेंगे। कोई शिकवा नहीं रहेगा जैसे पहले होता था कि जी एक इदारा मुदाखलत कर रहा है, अपनी हुदूद से तजावुज़ कर रहा है। कम अज़ कम सियासतदान अब ये शिकवा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उन्हीं का तजवीज़ करदा चीफ जस्टिस होगा जो आइंदा सुप्रीम कोर्ट में बैठेगा और आगे मामला चलाएगा। पहली इतला आपको मैं ये अर्ज़ कर दूँ कि SIC जो हिज़्ब इख्तिलाफ की रिप्रेजेंटेटिव है नेशनल असम्बली में और सेनेट में PTI है, इन दोनों ने हतमी तौर पे इनकार कर दिया है कि वो इस मीटिंग में जिसमें चीफ जस्टिस का नाम फाइनल होना है उसमें हिस्सा नहीं लेगी। इन्हें वे आप कह सकते हैं कि उनके बायकॉट के साथ ये फ़ैसला होगा। उनकी अभी स्पीकर सरदार अयाज सादिक साहब के चेंबर में मुलाकात हुई है, वहाँ गौहर अली साहब तशरीफ़ लाए थे और इसके अलावा 2 या 3 अरकान मौजूद थे कमेटी के। तो वो तफसीली गुफ्तगू हुई तो आखिर पे उन्होंने उससे इनकार कर दिया। अब हैरानगी की बात यह है कि ये 1 टाइमर कमेटी है और इस कमेटी में अगर आपने नहीं जाना था और आपने इसका बायकॉट करना था तो आपने अपने नाम क्यों दिए? अब आपने नाम दिए हैं तो आप इसको अंजाम तक पहुँचाएँ, उनके साथ रहें और फ़ैसले में मुआवनत करें उन लोगों की जो दूसरे वहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इन लोगों पर जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और तहरीक इंसाफ है, ये इनका अदम एतमाद है अवाम के नुमाइंदों पर और अपने रफ़क़ा पर जो पार्लियामेंट में उनके साथ बैठते हैं। आपका सवाल क्या था बुनियादी तौर पर? कि अब पार्लिमान के या अवाम के मुंतखब नुमाइंदे नए चीफ जस्टिस की तैनाती में सबसे अहम किरदार अदा कर रहे हैं, तो वो जो एक पहले ख़दशा ज़ाहिर किया जाता था या बार बार बात की जाती थी कि जी एक इदारा तजावुज़ कर रहा है अपने इख्तियारात में या हमारे इख्तियारात में जो है उसको इनक्रोच कर रहा है, तो वो तो अब शिकवा नहीं रहेगा कम अज़ कम। ये बहरहाल शिकवा नहीं रहना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने स्पेशल सीट्स का वर्डिक्ट दिया था वो देखा जाए तो ये लोग किसी चीज़ के पाबंद नहीं अपने आप को बनाते, इनमें से कुछ लोग, और वो जिस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत उन लोगों का तकर्रुर हुआ है या वो जज बने हैं उसी कॉन्स्टिट्यूशन का मिलिया मेट कर देते हैं। तो लिहाजा आप इस बात की गारंटी नहीं कह दे सकते कि आइंदा से ऐसा नहीं होगा। लेकिन इसमें एक एवेल्यूएशन का भी पार जो है अब पार्लिमान के पास है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद कौन सा जज अच्छा काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। मेरी सुनिए, अगर इसके बावजूद मुदाखलत का उनसर मौजूद रहा तो अब पार्लियामेंट ने आईनी तरमीम का रास्ता देख लिया है। अब जो 27वीं तरमीम आएगी उसमें अगर इसमें कोई खामियां को रह गई होंगी तो वो उनका इजाला हो जाएगा। वेरी राइट। मैं तो रसा ये इस बात का कायल हूँ कि पाकिस्तान में
जजों के तकर्रुर के लिए पार्लियामेंट को उसी तरीके से इख्तियारात मिलने चाहिए जिस तरह अमेरिकन कांग्रेस में या ब्रिटिश पार्लियामेंट में जिस तरह से जब जज मुकर्रर होता है तो उसको सबसे पहले एक पैनल के पास जो पार्लियामेंट के लोग हैं, जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके सामने पेश हो, जवाब दे। अमेरिका का हवाला दिया ना, मंजर क्या है, सही, वो क्या है, क्या करेगा, क्या करता रहा है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन होता लाइफ टाइम है, ये भी सोच लें। जी जनाब, होता लाइफ टाइम है, ये भी सोच लें आप। यकीनन लाइफ टाइम होता है, लेकिन इसी वजह से वहाँ प्रोसेस के बैटिंग के बाद जो है इसी वजह से की जाती है। और क्या खराबी है, क्या बुराई है अगर पाकिस्तान में भी उससे मिलता जुलता, वो भी जमहूरियतें हैं और हम भी जमहूरियत होने का दावा करते हैं, तो क्या सबीन गौरी साहिबा, अब आपकी जमात भी उस कमेटी में शामिल है, दीगर जमातों के मेंबरान भी हैं। तीनों जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं वो सारे के सारे बहुत काबिल हैं और मेरे ख्याल में इक्वली कैपेबल हैं कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ओहदे पर वो फाइज हो सकें। लेकिन कमेटी या आप लोग जो हैं वो क्या चीज़ देखेंगे और किस तरीके से परखेंगे कि हु इज़ द बेस्ट कैंडिडेट फॉर द स्लॉट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया शहजाद रज़ा। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जो ये अमेंडमेंट पास हुई है उसके बाद जो है उससे ये जजेस की जो तैनाती है उसकी ट्रांसपेरेंसी मज़ीद बेहतर हुई है, क्योंकि आप एक प्रोसीजर से गुजर के आ रहे हैं और एक जो कमीशन या कमेटी जो स्पेशल है उसके सामने, जिसमें सेनेट के लोग भी हैं, आपके जो है वो पार्लियामेंटेरियंस, आपके जो है मेंबर्स मौजूद हैं, सीनियर जजेस भी मौजूद हैं, उसमें एडवोकेट मौजूद हैं, फेडरल लॉ मिनिस्टर हैं। तो इसमें जो सीनियरिटी की बेसिस पे जो आपकी ट्रांसपेरेंसी और मज़ीद इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कुछ अरसे में जो हमारी सियासत रही है और उसमें जो जजेस का किरदार रहा है, जिस तरीके से जजेस खुद या उनकी फैमिलीज़ या उनके जो अपने इंटरेस्ट हैं वो इन्फ्लुएंस करते रहे हैं उनके, चाहे वो दोनों तरफ से हो, चाहे वो ट्रेजरी के लिए हो, चाहे वो अपोजिशन के लिए हो ना कहीं बायसनेस जो है वो आ जाती है और उससे जो हमारी ट्रांसपेरेंसी है, जो हमारा जो जस्टिस है, उसका पूरा एक निज़ाम है जिस पे पूरा मुल्क खड़ा है, वो मुतासर होता है। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी था कि कोई ऐसा कमीशन होता और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बिल्कुल आप मज़ीद जजेस को, जो भी जज इस प्रोसेस से गुजर कर आएगा, क्योंकि सारे सीनियर जजेस हैं, उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, उनके जो एक्सपीरियंस है वो काउंट होंगे और उनकी बाकी चीज़ें भी देखी जाएंगी। तो जब आप उस कमेटी से निकल के और फिर उस पे ओहदे पे तैनात होंगे तो मुझे लगता है कि वो बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे लगता है उसमें उनका एक्सपीरियंस भी काउंट होगा और साथ ही साथ जो इनकी क्रेडिबिलिटी है और उनको जो है ना वो किसी भी तरीके से बायस नहीं होना चाहिए, ये सारी चीज़ें उसमें देखी जाएंगी। और अभी चंद ही घंटों में जो है वो आवाम के सामने उसका नाम भी आ जाएगा, हम सबके सामने, मीडिया पे भी और हर जगह। तो मुझे लगता है ये मजीद बेहतर होगा और जस्टिस का निज़ाम मजबूत होगा। अच्छा, इससे पहले किरण साहिबा आपकी जानिब, सालिद हाफिज़ साहब, नॉर्मली ये होता है कि आर्मी में जब भी किसी जूनियर जनरल को प्रमोट करके किया जाता है चीफ ऑफ आर्मी साहब, जो सुपरसीड होते हैं वो ऑटोमेटिकली घर चले जाते हैं। वो एक रिवायत है, मतलब कोई इतने हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अगर ना भी चाहें तो ना जाएं, लेकिन मतलब यहाँ तो वो फार्मूला अप्लाई नहीं होता ना। नहीं, यहाँ फार्मूला वो अप्लाई होना नहीं चाहिए, होता नहीं बस, क्योंकि आर्मी में देखिए ना, बात यह है कि आर्मी में जब कमांड आपके जूनियर के पास आ जाए, आप उसको ओबे करना है, उसको सल्यूट करना है, उसके हर हुक्म की तामील करनी है। कल तक आप जिसको हुक्म दे रहे थे आज उससे आप हुक्म लेंगे, तो वो मामला ये अननेचुरल सा हो जाता है। यहाँ पर जजेस आपस में कुलीग होते हैं, बेहतर होगा कि जजेस जो हैं वो जिंदा रहे और जिंदा रहना सीखे, ये ज़्यादा अच्छा तरीका होगा। ठीक, किरण डार साहिबा, यही सवाल अगर मैं आपसे करूं कि अब आप जब ये इंतखाब करेंगे नए चीफ जस्टिस का तो क्या चीज़ें देखी जाएंगी? सीनियरिटी की एक बात की, उसके साथ उनका जो परफॉर्मेंस है वो भी एक अलग बात है, इसके अलावा मजीद क्या होगा ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि किस तरीके से आप ये अगला इंतखाब करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो रज़ा आपका शुक्रिया कि आपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदद किया। देखिए, क्राइटेरिया तो यही है कि उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है और उनका एक्सपीरियंस क्या है और बाइस्ड, बड़ी बात सभी ने बहुत अच्छी बात की, बाइस्ड क्या क्या उन्होंने फैसले किए, आज तक जो फैसले हुए वो आईन और कानून के मुताबिक हुए, जो हलफ उन्होंने लिया उनके मुताबिक हुए या पॉपुलर फैसले किए गए, वो आईन और कानून के मुताबिक फैसले किए गए या नहीं किए गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल से यही वजह बनी। आपने देखा हमारी पाकिस्तान की तारीख में, अगर मैं गिलानी साहब की बात करूँ, राजा परवेज़ अशरफ साहब की बात करूँ, बड़े मियाँ साहब की बात करूँ, तो ये उस कलम की स्याही की वजह से अपने ओहदों से गए। 25 करोड़ अवाम की जो ऐवान है वो 7 वाली बिल्डिंग की पेन की इंक की स्याही की वजह से वो घर भेजे गए। अगर मैं बात कहूँ उसके बाद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, देखें आइन में जो तरीका है
किसी भी हुकूमत को या किसी भी वज़ीर आज़म को घर भेजने का, तो वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जिसका हमने इतलाक किया और इसके ऊपर हमने काम भी किया, और आपने भी देखा कि एक आईनी तरीके से हमने, अगर हमने किसी वज़ीर आज़म को घर भिजवाना है तो यही एक तरीका है कि वो आईनी तरीका हो। तो हम पार्लियामान की बालिदस्ती की बहुत बात करते हैं, हम पाक स्टडी में पढ़ते हैं, मुताला पाकिस्तान में पढ़ते हैं, हम हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ते हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं सॉरी टू से, बचपन में हमने भी पढ़ा, हमारे बच्चे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन पार्लियामान की बालिदस्ती की जब हम बात करते हैं तो हमें पार्लियामान की सॉरी टू से बालिदस्ती उस तरह से नजर नहीं आती है। और मैं समझती हूँ ये 26वीं तरमीम है, ये उस बालादस्ती की तरफ कुछ कदम है। अभी उस बालादस्ती को और स्ट्रॉन्ग हमने करना है। हम किसी भी हुकूमत नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर किसी और की भी हुकूमत नहीं है कि वो पार्लियामान के ऊपर जो है वो हुकूमत करे, अपनी बालादस्ती दिखाए। जब हम कह रहे हैं कि पार्लियामान बालादस्त है, तो फिर पार्लियामान बालादस्त है। बाकी जितने इदारे भी जो हलफ लेते हैं वो इसी पार्लियामान के जो आइन है 1973 का आइन, उसी के तहत लेते हैं, तो फिर वो भी अपने उस हलफनामे के दरमियान के अंडर रहें, वो अपने उस कानून और उस आइन के मुताबिक काम करें। आइन में जो उनका इख्तियार है हर इदारे का, वो अपने उस इख्तियार के अंदर है। यही वजह है उनको अपने इख्तियारात के अंदर रखने की वजह से हमें ये 26वीं तरमीम अगर मैं कहूँ तो हमें करनी पड़ी। अच्छा, पहले आ जानी चाहिए थी, थोड़ा लेट हो गए, या आपके ख्याल में दुरुस्त वक्त? मुझे लगता है कि जो वक्त मुकर्रर होता है वो मुकर्रर होता है। इसके बाद भी आ सकती थी, इससे पहले भी आ सकती थी, अल्लाह ताला ने यही वक्त मुकर्रर किया हुआ था और उस वक्त पे आ गई। अच्छा, साले जाफर साहब, पहले मतलब ये तरमीम आती ना आती वो एक अलग बहस है, लेकिन इससे पहले भी जो तरीक़ेकार है वो तब्दील होते रहे, और जब तब्दील हुए तो सियासी जमातों ने, किसी ने खुशी का इजहार किया, किसी ने गम का इजहार किया, किसी ने एतराज़ किया, किसी ने अप्रिशिएट किया, और लेकिन इसके बाद शायद अब जो जमातें हैं वो इतने सियासी तौर पे मैच्योर हो गई हैं कि उनको समझ आ गया है कि हमने किस तरीके से आइन के मुताबिक चलना है, और किस इदारे की कितनी वैल्यू है, कितनी वक़्त है कि उसको क्या आइन पाकिस्तान ने इस्तेहकाक या जवाज़ फराहम किया है। शहजाद रज़ा साहब, ये बात वाज़ेह रहनी चाहिए कि इससे पहले, यानी कल से पहले, एक मिनट रोकता हूँ, सेनेटर ज़मीर घुमरो साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका। साले जाफिर साहब का जवाब लेके जनाब आपकी जानिब आता हूँ। जी, ये जो सिस्टम कल से पहले तक नाफिज था मुल्क में, जजों के चुनाव का, जजों के तकर्रर का, वो कोई आसमान से नहीं उतरा था। वो इसी पार्लियामेंट ने आइन की 18वीं और 19वीं तरमीम के ज़रिए से उसको मुकर्रर किया था। लिहाजा ये पार्लियामेंट, ये नेशनल असम्बली और सेनेट, जिसने 18वीं तरमीम के ज़रिए और 19 तरमीम के ज़रिए सबसे सीनियर जज को चीफ जस्टिस बनाने का इंदिया दिया या इख्तियार दिया, उसी पार्लियामेंट ने ये इख्तियार वापस लिया और कहा कि एक नहीं 3 सीनियर मोस्ट जो लोग हैं उनमें से एक का चुनाव किया जाए। उसके लिए क्राइटेरिया मुकर्रर कर दिया गया, अगरचे वो इन ब्लैक एंड वाइट में नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडेबल है कि वो क्या क्राइटेरिया होगा। वो क्राइटेरिया ये होगा कि उनकी रेपुटेशन क्या है, उनकी शोहरत क्या है, सबसे बड़ी बात शोहरत की है। फिर उसके बाद उनके रुझानात क्या है, जैसे खातून बता रही थी। फिर उसके बाद ये उसमें देखा जाएगा कि क्या उनकी जो तालीमी इस्तेदाद है वो उस मयार पे पूरा उतरती है जो मुल्क के सबसे बड़े जज के मनसब पर बैठने के लिए किसी शख्स को दरकार होती है। इसी तरीके से और भी ले डाउन किए हुए हैं क्राइटेरियाज। उन क्राइटेरिया के मुताबिक फिर ये इसमें है फिटनेस का एक नया कॉन्सेप्ट। ये यहाँ के लिए नया है लेकिन दुनिया में के लिए नया नहीं है। जो बेहतरीन लोग होते हैं उनमें से एक आदमी को उसकी सीनियरिटी की बुनियाद पर, उसकी सलाहियत की बुनियाद पर उसका चुनाव किया जाता है, और ये कोई बुरी बात नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने इसको इख्तियार करके एक बहुत अच्छा नया और बड़ा मुस्बत तजर्बा किया है, और ये तजर्बा इंशाअल्लाह ताला पे आने वाले वक्तों में ठीक साबित होगा, दुरुस्त साबित होगा। जिस तरीके से ये जो 19वीं तरमीम में एक जो तरीका मुकर्रर हुआ था और वो साबित हुआ 8-10 साल के अरसे में कि वो तजर्बा गलत था, और उसका पस मंज़र भी इंतहाई गिनावना था कि एक जज ने अपनी बालादस्ती के लिए, अपने तसल्लुत के लिए पार्लियामेंट को धमका कर वो तरमीम मंजूर कराई। वरना असूली तौर पर, बुनियादी तौर पर जो चीफ जस्टिस का चुनाव था उसके लिए तकरीबन यही तरीक़ेकार पहले मुतय्यन हुआ था। सेनेटर घुमरो साहब, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है। अच्छा, एक तो ये जजेस की तैनाती के हवाले से हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं, कमेटी का इजलास कुछ देर में शुरू हो जाएगा।
یہ 26ویں ترمیم میں کچھ اور بھی چیزیں ہیں کہ جو آپ نے اس کو منظور کیا ہے، اور کل بہت تعریف کی آپ کے پارٹی چیئرمین نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی، اور شاید انہی کی ریکمنڈیشن تھی کہ 2028 تک خاطر خواہ اقدامات کیے جائیں گے سود کے خاتمے کے لیے ملک سے. تو وہ کیا اقدامات ہوں گے، کیسے آپ کریں گے کہ حکومت کو کیسے آپ اس پہ باور کرائیں گے کہ واقعی ایسے اقدامات ہوں کہ جس سے سود کا خاتمہ ہو جائے اس آئینی ترمیم کے تحت؟ دیکھیے جو ہے کانسٹیٹیوشن میں پرنسپلس آف پالیسی ہیں جو آرٹیکل 29 سے 40 تک وہ آتے ہیں پرنسپلس آف پالیسی میں. اس میں کافی چیزیں ہیں جو اسٹیٹ کو کرنی ہوتی ہیں. اسٹیٹ کے وہ پرنسپلس آف پالیسی کے تحت کیبنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے، اور ہر سال جو ہے وہ پارلیمنٹ میں فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل اسمبلیز میں پروونشل گورنمنٹ پرنسپلس آف پالیسی کی کمپلائنس میں اپنی رپورٹس میں پیش کرتی ہیں. تو اسی لحاظ سے جو ہے وہ آرٹیکل جو ہے 37 اس میں جو ہے وہ یہ ایڈ کیا گیا ہے کہ 2028 تک جو ہے وہ اس کو ختم کیا جائے گا. ظاہر ہے وہ گورنمنٹ بیٹھے گی اور پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ اور اسٹیٹ بینک سے کنسلٹیشن کریں گے، بینکنگ سسٹم سے کنسلٹیشن کریں گے، اس حوالے سے وہ اسٹیپس لیں گے. اچھا، تھوڑا سا میں لائٹن کر دیں ہمیں اور ہمارے ناظرین کو کہ یہ سود کا خاتمہ جو ہے یہ پیپلز پارٹی کے منشور کا حصہ ہے؟ نہیں، یہ دیکھیں جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوتی ہے تو اس میں تو سبھی پارٹیز کا جو ہے نا وہ ان کو کنسنسس پیدا کرنے کے لیے ہر پارٹی کا اپنا منشور ہوتا ہے، وہ لے کے آتے ہیں کہ ہمارے یہ مطالبات ہیں، ہمارے یہ مطالبات ہیں. لیکن یہ کانسٹیٹیوشن کا پارٹ ہے تو ظاہر ہے کانسٹیٹیوشن اس حوالے سے آپ کی جماعت کا منشور کیا کہتا ہے؟ نہیں، ہمارے منشور میں تو ہمارا منشور ہم تو کانسٹیٹیوشن پر ہی عمل کریں گے نا. تو کانسٹیٹیوشن میں اگر کوئی چیز پرووائڈیڈ ہے تو ہم اس کو مانتے ہیں. جی بالکل، آپ نے درست فرمایا، لیکن آپ جب بھی کوئی فیصلہ کرتے ہیں منشور کے مطابق کرتے ہیں. آئینی ترمیم تھی تو آپ کو کمپرومائز کرنا پڑا، آئی کین انڈرسٹینڈ، لیکن اس حوالے سے منشور کیا کہتا ہے آپ کا، وہ میں جاننا چاہ رہا تھا صرف. نہیں، وہ ہمارا منشور تو دیکھیں نا، ہمارا منشور ہے کہ پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے وہ فیڈرل ہے، پارلیمنٹری ہے، اور اس میں اسلامک پروویژن ہے. یہ تینوں پر جو ہے نا وہ سپریم کورٹ کے فیصلے بھی ہیں کہ بیسک اسٹرکچر ہے. As far as 26th amendment is concerned, as far as judges appointment is concerned, تو وہ ججز اپائنٹمنٹ کا جو سلیکشن کا طریقہ کار ہے پہلے ہمارے ہاں کنسلٹیٹو پروسیس. ایک چیز اور کہ اب اسلامی نظریاتی کونسل کو جو کچھ ایسے قوانین ہیں جو پارلیمان منظور کر رہی ہے یا کرنے جا رہی ہے اس کو ریفر کرنے کے لیے اب آسانی کر دی گئی ہے کہ قلیل یعنی کم تعداد ممبرز کی جو ہے بآسانی اس کو بھیج سکتے ہیں، ریفر کر سکتے ہیں کہ آیا کہ اسلامی نظریات کے مخالف یا اس کے متصادم تو نہیں ہے. یہ چیز اس سے کیا کوئی ریس تو نہیں سٹارٹ ہو جائے گی کہ ہر قانون جو ہے وہ وہاں جائے گا اور اس کے بعد اگر وہ ویٹ کرتے ہیں تو پھر آ کے اگرچہ کوئی مینڈیٹری نہیں ہوگی اس کی رائے لیکن پھر بھی یہ اس کی نیوز سینس ویلیو تو ہے. یہ اس میں پہلے 40% ہوتا تھا کہ 40% ممبرشپ جو ہے وہ کر سکتی تھی کہ اسلامی کونسل کو بھیجا جائے. ابھی 25% ہے. تو 25% اگر آپ نیشنل اسمبلی کے 336 ممبر ہیں وہ بھی 80 ممبرس تک چلی جاتی ہے. تو میرے خیال میں اس سے جو ہے وہ ڈیلی کوئی ایسی اکرنس نہیں ہوگی. لیکن جو ہے وہ دیکھیں یہ بڑی 26 امینڈمنٹ جو بڑی امینڈمنٹ ہے 18 امینڈمنٹ کے بعد، تو اس کو کرنے کے لیے جو ہے وہ آپ کو تمام پارٹیز کو جو ہے کانفیڈنس میں لینا پڑتا ہے اور ان کے مطالبات سامنے رکھے جاتے ہیں اور سبھی پارٹیز مطالبے رکھتی ہیں. تو اس وجہ سے 26 امینڈمنٹ کے مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے اس پہ بات ہو رہی تھی، پرائمریلی یہ مقصد یہ تھا کہ جو ججز کی تعیناتی کا معاملہ ہے اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ طے کر لیا جائے کہ وہ طریقہ کار کیا ہوگا، لیکن دیگر جماعتوں نے اپنی مرضی یا اپنی خواہشات کے مطابق بھی اس میں چیزیں انسرٹ کروائیں. آپ نے مان لی، بہت اچھی بات ہے. آپ لوگ بھی یعنی کہ پیپلز پارٹی یا بڑی جماعت مسلم لیگ نواز کچھ اور چیزیں اس میں کروا سکتے تھے. مثال کے طور پہ آرٹیکل 63 62 کے حوالے سے آپ کے بڑے تحفظات ہیں، اس پہ گفتگو ہو سکتی تھی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ مناسب وقت تھا یا نہیں؟ میرے خیال میں ہماری تو بڑی کوشش تھی، لیکن فنڈامنٹل ایشو یہی تھا کہ ملک میں جو ہے وہ جوڈیشل جو سسٹم ہے وہ ہمارا جو ہے وہ تتر بتر تھا. لیکن دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے کہ ججز اپنے آپ کو خود اپائنٹ کریں اور اپنے آپ کو خود ریموو کریں. یہ انڈیا میں بھی نہیں ہے، یہ امریکہ میں بھی نہیں ہے، یہ کینیڈا میں بھی نہیں ہے، یہ آسٹریلیا میں بھی نہیں ہے، یہ انگلینڈ میں بھی نہیں ہے. اور ان تمام ملکوں میں ججز کو پارلیمنٹ ریموو کرتی ہے. انڈیا میں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے جج کو پارلیمنٹ ریموو کرتی ہے 2/3 میجارٹی، اور تمام مزید. ہمارے یہاں ریموول بھی ججز کے پاس ہے اور اپائنٹمنٹ جو ہے ہمارے ہاں پہلے کنسلٹیٹو پروسیس سے ہوتی تھی، ابھی سلیکشن پروسیس ہے. سلیکشن پروسیس میں بھی جو ہے وہ جو ہماری پارلیمنٹری کمیٹی تھی 19th امینڈمنٹ کے تحت اس کو بے اثر بنا دیا گیا. ابھی سلیکشن پروسیس کو ہمیں چینج کرنا پڑا کہ پارلیمنٹری کمیٹی کے جو ہمارے ممبرس تھے وہ سلیکشن کمیشن میں چلے جائیں گے. اور سپریم کورٹ نے خود جو ہے سینیارٹی پرنسپلس کو جو ہے نا وہ کنسیڈر کیا تھا اور اپروپریٹ نہیں سمجھا تھا. ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو 2 ججز کو بائی پاس کر کے اپوائنٹ کیا گیا. اس طرح سے یہ ایون ججز جو ہے وہ موسٹلی جو سپریم کورٹ میں ایلیویٹ کیے گئے ہیں
वो सीनियरिटी प्रिंसिपल को बाईपास करके अपॉइंट किया गया है। और ये कुछ मुल्कों में कंसल्टेटिव प्रोसेस है अपॉइंटमेंट का, गवर्नमेंट कंसल्टेटिव। वेरी राइट, चलें, पॉइंट टेकन। सेनेटर साहब, मैं वापस आपकी जाने वाला हूं। सबीन गौरी साहिबा, अब एक जमात जो माजी में हुकूमत में भी रह चुकी है, वो ये कहती है कि अगर हम दोबारा हुकूमत में आए, हमारे पास इतना इख्तियार हुआ, इतनी तादाद हुई कि हम आइन में तरमीम कर सके, तो हम इसको अंडू कर देंगे। और ना सिर्फ उनके कोई फाइव ब्रांड लोग जो जज्बात में आके बात करते हैं वो कह रहे हैं, बल्कि ऐसे सीनियर लोग लाइक सलमान अकरम राजा साहब ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि जो बहुत सीनियर सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं और उनकी बात में वजन भी होता है, तो वो भी ये बात कर रहे हैं कि इसको अंडू कर दिया जाएगा, इसके खिलाफ हम तहरीक चलाएंगे। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो पिछले कुछ अरसे में बहुत ही जो है वो जिसे कहना चाहिए कि बहस बराए बहस या एहतजाज की सियासत या किसी भी मामले पे जो है वो मुशावरत ना करना, हालांकि उससे पहले भी उनको बारहा, और इसमें इतना टाइम ही लगा, जैसे कि आपने पहले भी क्वेश्चन किया कि ये पहले आ जानी चाहिए थी, तो अभी हुकूमत को आए हुए 8 महीने ही हुए हैं। और जैसे कि जो है वो मुजाफिर साहब ने कहा कि लास्ट जो है वो हमारे 18th अमेंडमेंट और 19th अमेंडमेंट के बाद जो कुछ तरीक़ेकार हमने जुडिशरी का रखा था कि जो सीनियर जजेस हैं वही जज का जो इंतखाब करते हैं, तो उसमें बहुत सारी इसलिए फेवरिज्म या बायसनेस आ जाती थी कि एक तो आपस में कुलीग्स होते हैं या आपस के कोई इंटरेस्ट होते हैं, साथ काम किया हुआ होता है। तो मुझे लगता है कि ये जो 26th अमेंडमेंट है ये इस लिहाज से बेहतर है कि इसमें इस तरीके का कोई अमल दखल नहीं है, और हर तरीके से आप जो है ना वो बहुत सारे, जब एक कमेटी पूरी बैठ के इस पर फैसला करती है और वो बहुत सारे मराहिल से गुजरते हैं, मगर पीटीआई को इसलिए इसमें इतना टाइम लगा कि उनसे बारहा जो है वो मुशावरत की गई, उनको बिठाया गया, उन्हें मुसवदा दिया गया और उनसे कहा गया कि जिस तरह और जमातों से कि अपनी अपनी चीज़ें इसमें डाल दें। JUIFA ने इसमें रिबा फ्री, जिस पे मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी बात की थी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट भी इसके फेवर में थी, तो उसको भी इसमें शामिल किया गया। इसके अलावा जो है वो क्लाइमेट चेंज के हवाले से क्लियर जो है और हेल्दी और सस्टेनेबल जो है वो क्लाइमेट जो है वो सबका बुनियादी हक है, वो भी डाला गया है। तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती तो अपनी कोई ऐसी चीज़ें इसमें शामिल कर सकती थी, ये बहुत बेहतरीन मौका था, मगर आई थिंक कि उन्होंने इसकी नेगेटिविटी जो है उन्होंने क्रिएट करनी है और उन्होंने इख्तिलाफ बराए इख्तिलाफ करना है और चीज़ों को समझना नहीं है, तो इसकी वजह से। बाकी ये है कि जाहिर सी बात है ये 5 साल का जो है एक टाइम है, और उसके बाद अगर उन्हें लगता है कि नेक्स्ट इलेक्शन में वो एक प्रॉपर जो है वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है कि अगर वो इतनी तादाद में आ जाते हैं या कोई भी जमात इतनी तादाद में आ जाती है और वो ये या कोई अमेंडमेंट करना चाहती है 2/3 मेजॉरिटी की बात, तो कर सकती है, मगर साथ ही साथ इस दौरान ये भी तो साबित हो जाएगा कि जो एक आज होने जा रहा है फाइनल, और आपके जो है जज आएंगे और फिर इसी के बाद एक जज और जो है वो इस टेन्योर में गवर्नमेंट के तायनात होंगे, तो मेरे ख्याल में इससे ट्रांसपेरेंसी और इसके जो दूरस्थ नतीजे हैं वो वाजे हो जाएंगे कि कितनी जो है वो, मुझे लगता है कि एक बड़ी समझदारी का मुजाहरा जो है वो पार्लियामेंट की तरफ से इस दफा किया गया, जिसकी जरूरत थी। किरण साहब, अभी साले जाफर साहब ने अमेरिका का हवाला दिया और कहा कि वहाँ पे तो बाकायदा पार्लिमानी पैनल के सामने पेश होना पड़ता है, सवालात के जवाब देने पड़ते हैं, और खाली जज को नहीं, दीगर जो वहाँ के इदारे हैं उनके सरबराहान हो, इवन के आपके हाई ऑफिशियल सेक्रेटरीज आपके अपॉइंट हो रहे हो, फॉरेन सेक्रेटरी हो, वो आता है बाकायदा जवाब देता है सेनेट या कांग्रेस की कमेटी मेंबर्स का। आपके ख्याल में एक आइडियल डेमोक्रेसी यही होनी चाहिए? क्या पाकिस्तान की जो हमारी पार्लियामान है वो इसी तरह एम्पावर होनी चाहिए कि जो भी लोग इस ऐसे अहम ओहदों पर तैनात हो रहे हैं वो आएँ, जो मेंबरान हैं उनके सवालात का जवाब दें, उनको सेटिस्फाई करें और उसके बाद ही उनकी अपॉइंटमेंट हो, चाहे इन कैमरा हो। पाकिस्तान 1947 में बना, लेकिन मैं अगर जमहूरी अदवारों की बात करूं पाकिस्तान की, तो मुझे लगता है 2008 से लेके अब तक 16 साल का टेन्योर है। मुझे लगता है कि जो जमहूरी अदवार जो पाकिस्तान ने गुजारे वो ये अदवार हैं, उसमें हमने भी सीखा, हर पार्टी ने सीखा, कोई सीनियर पार्टी है, कोई जूनियर पार्टी है, तो मुझे लगता है ये 16 साल जो ना हमने पाकिस्तान में क्रोल करना शुरू किया इस जमहूरी दौर में। तो आप जिस अमेरिका की बात कर रहे हैं वो 200 साल पुरानी उनकी जो जमहूरियत है वो यहाँ तक पहुँच गई, और इंशाल्लाह ताला ये वक्त भी पाकिस्तान में भी आ जाएगा। जहां आपने बात की अभी 200 साल इंतजार करें, नहीं 200 साल नहीं, मैं ये नहीं कह रही 200 साल इंतजार करें, मैं कह रही हूँ कि उनकी जमहूरियत को पनपने में यहाँ तक पहुंचने में इतना टाइम लगा। तो हम ये तो नहीं कह रहे ना कि आईटी जो है वो उतने अरसे के बाद वहां पर आया तो हम भी उतने अरसे के बाद उनसे अवेल करेंगे। हम तो कह रहे हैं आज हम वो गैप्स को खत्म करें, आज हम उस आईटी को करें। अभी आपने बात कही, सबीन से आपने सवाल किया कि पीटीआई वाले लोग कह रहे हैं कि हम इसको अनडू कर देंगे। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट मुझे याद आ गया, बहुत मुखालफत हुई और सबसे पहले अवेल ही उन्होंने किया। तो आप ये देख लें, मैं कहती हूँ 5 साल, सबीन कह रही है 5 साल, मैं आपको बता रही हूँ कुछ ऐसी की बात है, उन्हें अनडू नहीं करना पड़ेगा। और लेट्स सी 5 साल के बाद जो है वो जब इलेक्शन होंगे
तो इनको इतनी मेजोरिटी मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि देखें इन्होंने जो बेराह रवी और हमारे नौजवानों में डाली है, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। आपने इंसिडेंट देखा लाहौर का, मतलब क्या अल्फाज बोलूं मैं इनके बारे में, क्या अल्फाज बोलूं। शंघाई कॉन्फ्रेंस की बात करूं, मुझे आपने ये बात की सलमान अकरम रवांजा की, मुझे बताएं जब हम उनसे शंघाई की बात कर रहे थे तो जी हम ये उनकी रेड लाइन है इमरान खान, मेरी रेड लाइन है, आपकी रेड लाइन है, यहाँ बैठे हुए स्टूडियो में हर इंसान की रेड लाइन है, छोटे से बच्चे की भी रेड लाइन है पाकिस्तान। उसके बाद कुछ हो, आप ये नहीं कह सकते कि जी उनके मोतबर लोग भी जो है वो ये बात कर रहे हैं। जब वो ये बात करते हैं कि इमरान खान उनकी रेड लाइन है तो बात ही खत्म होगी। आप उनके शऊर को कितना पनपेंगे, उनके शऊर के बारे में कितनी की बात करेंगे। उनका शऊर है मेरी और आपकी और हम सबकी डेडलाइन है वो सिर्फ पाकिस्तान है, उसके बाद कुछ हो रहा है, उसके बाद जमातें हैं, उसके बाद ये पार्लियामान है, उसके बाद सब कुछ है, हम फिर फिरकों में आ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान, तो वो पाकिस्तान के बारे में तो सोच ही नहीं रहे, वो तो कह रहे हैं बस वो जेल से बाहर आए उसके बाद कुछ हम क्या करें। वो एहतजाज, वो हुकूमत में थे, वो तब भी एहतजाज में थे, वो कंटेनर की सियासत 2014 की सियासत से वो बाहर निकले नहीं, वो उसी कंटेनर में आज भी वो फ्रीज है, और वो ईवानों में बैठ के भी वो कंटेनर की सियासत कर रहे हैं, वो आज भी कंटेनर की सियासत कर रहे हैं। ये तो एक आपने मतलब इत्तेहाद ने या पार्लियामान ने कामयाबी हासिल कर ली 26वीं आईनी तरमीम के जरिए। दूसरी आपने बात की कि जिस तरह गुमराह किया खास तौर पे नौजवानों को, अब गुमराह तो बहुत सारी ताकतें करती हैं, खाली सियासी जमात नहीं है, दीगर ऐसे अनासर हैं कि जो कोशिश में रहते हैं कि नौजवानों को गुमराह कर दें अपने अपने मकासद के लिए। उनको राह रास्त पे लाने का जिम्मा किसका है? वो तो जाहिर है कि जो आप जैसे सियासतदान बैठे हैं पार्लियामान में या जमाते हैं जिन्होंने एक बयानिया देना है या ऑल्टरनेट देना है, सो वो कैसे गुमराह हो गए, या आप उनको वापस लाने में अभी तक कामयाब पूरे तरीके से क्यों नहीं हुए? फिर देखिए जो अच्छाई है ना उसको पनपने में टाइम लगता है, जो बुराई है ना वो सेकंडों में। आप ये सोशल मीडिया का दौर है, मैं यहाँ पे सच बेचने की कोशिश करूंगी ना, सॉरी टू से, तो वो नहीं बिकेगा। हाँ, झूठ बेचने की कोशिश करूंगी तो वो बिकेगा। ये एक फिनोमेना है, जितनी एग्रेशन जिस चीज में जितनी एग्रेशन होगी, मैं बदतमीजी में बात करूंगी तो हो सकता है आपकी जो रेटिंग है वो बहुत ऊपर चली जाए, लेकिन जब मैं तमीज से आराम से जैसा मैं बात कर रही हूँ मैं बात करूंगी तो हो सकता है आपकी रेटिंग, आपने भी कितने टीवी चैनल्स में देखा उनकी रेटिंग ऊपर जाती गई, जिनके जुमले, जिनके अल्फाज, जिनका रवैया जो था वो वैसा था जो टीवी पे ऑन एयर नहीं आना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ। तो लोग पसंद करते हैं इन चीजों को, ऐसी बातों को, ऐसे रवैये को, ऐसी गुफ्तगू को। देखिए जब एक पार्टी का लीडर एक चीज को प्रमोट कर रहा है, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो उसके जो फैन है वो उसी को फॉलो करेंगे। वो कहेंगे जी हमारा लीडर ने एक बात की है, हम उससे रिलेटेड 10 बातें करेंगे, तो वो मल्टीप्लाई होते होते जो सोसाइटी में पेनिट्रेट करेगा वो वर्स्ट ही होगा। वो जुमला जो है वो जुमला नहीं रहेगा, वो एक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर इसको वापस लाना, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, ये पॉलिटिकल लोगों का ही काम है, लेकिन इसको वापस लाना इट्स नॉट इजी जॉब। मेरा मानना है कि इसको वापस लाने में जितना इसको फैलाने में टाइम लगा है उससे डबल ट्रिपल टाइम इसको वापस लाने में लगेगा। ठीक, सेनेटर साहब ये फरमाएं कि अब ये तरमीम के बाद और आज जब ये नाम फाइनल होगा और नए चीफ जस्टिस की तैनाती हो जाएगी, लेकिन इम्कान या खदशा या अंदेशा यही जाहिर किया जा रहा है कि एक जमात की जानिब से इसको भी कंट्रोवर्शियल बनाया जाएगा और इदारों को मतनाज़ा बनाने की एक तारीख है। तो एक अच्छा काम हुआ, लेकिन क्योंकि वो ऑन बोर्ड नहीं थे, किस वजह से नहीं थे ये भी बड़ी तफसील से बहस हो गई। जब मतनाज़ा बनाया जाएगा, अवाम में ये बताया जाएगा कि जी ये तो अपने मकसद के लिए काम किया गया है, सो उसको काउंटर कैसे करेंगे? वो बात दुरुस्त है कि उन्होंने वो गलत तौर पे अपने फ़ायदे के लिए बात करेंगे, लेकिन उसको काउंटर करना है, लोगों को समझाना है कि ये बात दुरुस्त नहीं है जिस तरह आप समझ रहे हैं। वो कैसे किया जाएगा? मेरे ख्याल में ये देखें ना, पीटीआई की जो भी पॉलिटिक्स है वो तो एक फर्द के इर्द गिर्द घूम रही है, सारे और कैदी के कैदी हैं। तो इनकी जो भी आप देखेंगे जो है ट्रैक रिकॉर्ड, वो ये है कि ये या तो इनको चीफ जस्टिस चाहिए अपनी मर्जी का, या इनको अपना कभी कहते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपनी मर्जी का चाहिए, कभी DGI मर्जी का चाहिए, कभी चीफ इलेक्शन कमीशन मर्जी का चाहिए। इनका आवाम से तो कोई वास्ता नहीं है, और आवाम भी अभी समझ गए हैं। आपने शंघाई कॉन्फ्रेंस के दौरान देखा, या जो है वो पहले एहतजाज में देखा जो 4 अक्टूबर को हुआ, उन्होंने कितनी तोड़फोड़ की और मुल्क को नुकसान पहुंचाया। तो मेरे ख्याल में पीटीआई को अभी कोई सीरियसली उनके एहतजाज को नहीं ले रहा, क्योंकि वो एहतजाज जो है वो कॉन्फ्रेंस के दौरान नहीं कर सके और आदमी नहीं ला सके और कोई नहीं आया और उनको सीरियसली नहीं लिया गया। तो इनकी जो भी जदोजहद है, अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस चाहिए, अपनी मर्जी का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चाहिए। अब हमारे से भी जो है वो मैंडेट छीना गया था पीपल्स पार्टी से। हमने तो पॉलिटिकल स्ट्रगल की, हमने मुस्लिम लीग नवाज और हम मुखालिफ थे, हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया जो सबसे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा मुआहदा है।
तो इस तरह से पीटीआई का जो रवैया है पॉलिटिक्स में, देखें ये इनकी सारी चीजें मानी गई मौलाना फजल रहमान के थ्रू, उसके बाद ये उन्होंने कहा कि हम तो इसमें शरीक नहीं होंगे, हम एहतियात करेंगे, फिर भी ये नहीं माने, सारी चीजें मनवाकर जो है वो इसमें अमेंडमेंट में फिर ये कहा कि जो है हम वोट नहीं देंगे, हम इस प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे, अभी ये कह रहे हैं कि हम इस अपॉइंटमेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो मेरे ख्याल में इनका यही है कि इनका जो वेस्टेड इंटरेस्ट है यही है कि जो है वो चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट को मुतनाज़ा बनाया जाए और जो इनका सेक्शन है वकीलों का उनको इस्तेमाल किया जाए, लेकिन ये होगा नहीं। पाकिस्तान के जो बार काउंसिल्स हैं, पाकिस्तान के जो अवाम हैं, पाकिस्तान के जो वकला हैं, वो समझते हैं कि मुल्क में जो है वो पहली मर्तबा जुडिशल रिफॉर्म। अच्छा, आप बिलावल, आपके पार्टी चेयरमैन ने इसमें बड़ा एक अहम किरदार अदा किया, बड़ा क्लोजली काम किया मौलाना फजल रहमान के साथ मिलके, और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो का एक लेगेसी है जो आज तक हम उसका देख रहे हैं, और उसी के तहत ये चीज़ें आगे बढ़ी हैं। 18वीं तरमीम सरदार आसिफ अली जरदारी को एक क्रेडिट दिया जाता है, तो क्या आप समझते हैं कि ये एक अच्छा स्टार्ट है आपके पार्टी चेयरमैन के लिए एज ए यंग पॉलिटिशियन कि उन्होंने एक ये काम किया और उसके बाद उनकी सियासत आगे बढ़ेगी या नहीं? मेरे ख्याल में 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया था और 18th अमेंडमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, उसमें सदर आसिफ जरदारी का मैन जो है वो किरदार था, और 26th अमेंडमेंट में मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का मैन ऑन द फोर फ्रंट जो है वो किरदार है। उन्होंने मुल्क को कायल किया, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी से नेगोशिएशन की, उन्होंने पार्लियामेंट में और इवन बार एसोसिएशन में इत्तेफाक किया कि ये हमारे लिए जुडिशल जो है रिफॉर्म्स हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशरी का प्रोविजन है, उसमें जजेस गवर्नमेंट का प्रोविजन नहीं है, और ये यहाँ जजेस गवर्नमेंट चलाई गई। मतलब आज से चंद साल बाद 19वीं तरमीम की तरह जैसे वो बात करते हैं, कोई रिग्रेट तो नहीं होगा कि 26वीं तरमीम हमने पास की थी? मेरे ख्याल में हमें कोई रिग्रेट नहीं होगा, क्योंकि हम समझते हैं कि ये हमारा जो भी काम है वो आवाम के लिए है, पीटीआई की तरह नहीं। क्योंकि यही गुफ्तगू 19वीं तरमीम के मौके पे भी थी ना, मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ। देखो 19वीं तरमीम में जो है वो हमसे ये जो है वो हम तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करना चाहते थे, लेकिन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोड उसमें भी नहीं बना सके। इसमें भी जो है वो हमने मुल्क की मफाद के खातर, कंसेंसस के खातर चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस का जो दिया। देखें कि सुप्रीम कोर्ट की जो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन है वो है सुप्रीम कोर्ट, एक्सक्लूजन ऑफ एवरी अदर कोर्ट शैल हैव ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इन एनी डिस्प्यूट बिटवीन टू और मोर प्रोविंशियल एंड फेडरल गवर्नमेंट। तो उस हिसाब से तो उसमें इक्वल ठीक। तो बलोचिस्तान कैसे अपना डिस्प्यूट लेके आएगा अगर उसके जजेस नहीं होंगे? खैबर पख्तूनख्वा कैसे डिस्प्यूट ले आएगा अगर उनके जजेस नहीं बराबर नहीं होंगे? तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट की वैसे भी जो ऑर्गेनाइजेशन होनी थी, कंपोजिशन होनी थी, वो बराबरी की बुनियाद पर होनी थी। पॉइंट वेल टेकन, ठीक, बिल्कुल सही। साले चले मैं वापस आता हूँ, ये जो आईनी बेंच बनेगा आपके ख्याल में फौरी तौर पे इसमें किस किस्म के मामला जाएंगे? ये तो डिमार्क किया हुआ है उन्होंने, ये कहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच उसको टेक अप करेगा। स्पेसिफाई चाहता हूं कि स्पेसिफाई कर दें इमीडिएटली कौन से ऐसे मैटर्स आपके ख्याल में है रिक्वायर्ड हैं कि जो तशरीह जिनकी तलब है, या आप नहीं, तशरीह तलब उसमें कोई चीज़ नहीं है। मसलन 199 के तहत जो हाई कोर्ट के पास केसेस हैं, वो जो रेफर होकर सुप्रीम कोर्ट के पास आए हैं, वो तमाम केसेस चले जाएंगे उसके बेंच के पास, जो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहा जाता है। इसी तरीके से 184(3) के जो मामलात हैं, अगर कहीं कोई एक्शन लेना है तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है उसको टेक अप करेगा। इसके अलावा पॉलिटिकल लोगों के ख़िलाफ़, पॉलिटिकल लोगों के बारे में वो मामलात जिनमें क्रिमिनल ऑफेंस इन्वॉल्व नहीं है, वो मामलात भी उसी बेंच के पास चले जाएंगे। ज़मीनों के जायदादों का झगड़ा, कत्ल, और इसके अलावा क्रिमिनल मैटर जो है वो उस अदालत के पास चले जाएंगे जो अब इस वक्त। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर इससे अभी कुछ अरसे पहले ही जैसे फैसला हुआ सीटों के हवाले से कि किस क्या सीटें मिलेंगी, किसने क्या नाम दिए हैं, किसने नहीं नाम दिए, उससे पहले जो है वो आर्टिकल 63 के तहत जो है वोट काउंट होगा या नहीं होगा, उस पर भी फैसला हुआ, जिसमें अमेंडमेंट में भी ये बात वाज़ेह हो चुकी है। खैर, क्या ये मैटर जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट पहले तय कर चुकी है कि रिव्यू के लिए भी भेजे जा सकते हैं उस आईनी बेंच के सामने? बिल्कुल उसी बेंच के पास जाएंगे, क्योंकि ये प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन है, एक्सप्लेनेशन है, और ये डिस्प्यूट रिवॉल्व राउंड करता है एक कॉन्स्टिट्यूशनल जो आर्टिकल्स हैं उसके। तो लिहाजा इसकी में तो कोई आंखें बंद करके आप कह सकते हैं कि ये उसी बेंच के पास जाएगा। मैं अभी आपने इससे पहले जिक्र किया पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल का कि उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत आएगी तो हम इसको अनटर्न कर देंगे, हम इसको ख़त्म कर देंगे, और उसमें बड़ी हौसला अफजा बात उन्होंने की।
یہ میں آئی مسٹ اپریشیٹ کہ انہوں نے کہا جب ہماری حکومت آئے گی، جب ہم حکومت سنبھالیں گے، جب اکثریت ہوگی، ٹھیک، نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اس میں ایک اور سلور لائننگ یہ ہے کہ آج تک وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ہم بزور طاقت، ہم احتجاج کے ذریعے ڈی چوک گھیرا ڈال کر، سڑکوں کو بند کر کے، ہم یہ کر کے، ہم وہ کر کے، کسی کا باپ نہیں یہ کر سکتا، کسی کا باپ نہیں روک سکتا. کم از کم یہ اس سے ہٹ کر بیان آیا ہے، اس کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. دو دھڑے ہیں نا. وہ ایک صاحب جو ہیں وہ خیبر پختونخوا میں یہی گزارش ہے ہر پارٹی میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کا کوئی ٹیمپرامنٹ تشدد کی طرف ہوتا ہے یا سختی کی طرف ہوتا ہے، کچھ لوگ وہ جو اخلاق اور نرمی کی بات کرتے ہیں. لیکن معاف کیجئے گا، آپ جس پارٹی کا حوالہ دے رہے ہیں وہاں تو مجھے کوئی ایسا شخص نظر نہیں آ رہا. آپ پورے ڈھونڈ کے توڑ کے روشنی مار کے ٹارچ لے کے جائیں اور دیکھیں مجھے کوئی ایک آدمی نکال دیں جو سینسیبل بات کرتا ہو. یعنی یہ پہلی مرتبہ یہ میں نے سنا کہ انہوں نے کہا جب ہماری حکومت آئے گی. چلیے اسی پر اگر وہ اتفاق کریں تو پھر انسانوں کی طرح رہیں. یہ روزانہ کا جو شور شرابہ ہے یہ بند کریں، یہ چیزوں کو مانیٹر کریں، معائنہ کریں اور ان کو جمع کریں کہ کون کون سی چیز غلط ہوئی ہے، اور جو چیز غلط ہوئی ہے جب آپ کی حکومت خدا نہ خواستہ آئے گی تو آپ اس کو انڈو کر لیجئے گا. آپ دونوں سے سوال ہے. پہلے سبین غوری صاحب آپ کہ آپ کی گفتگو اور بات چیت ہوتی ہوگی جو تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کے ممبران ہیں قومی اسمبلی یا سینٹ میں، اور وہ شاید وہ بھی یہی جانتے ہیں جیسے یہ فرما رہے تھے ابھی کہ پارلیمان کے اندر رہتے ہوئے شاید وہ زیادہ اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں، ایک مضبوط اپوزیشن کا آ کے اپنی رائے دے سکتے ہیں، حکومت کے بہت سی ایسی چیزیں جو وہ سمجھتے ہیں درست نہیں ہیں اس کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. وہ یہ کیوں استعمال نہیں کرتے فورم؟ حالانکہ ان کو عقل بھی آ گئی اسمبلیاں تحلیل کرنے کے بعد، قومی اسمبلی سے استعفے دینے کے بعد وہ سمجھ گئے کہ ہم نے غلطی کی تھی. ابھی بھی لیکن وہ اسی ڈگر پہ چل رہے ہیں. تو وہاں سے کیا فیڈ بیک آتا ہے آپ کو، کیا کہتے ہیں وہ؟ پہلے تو آپ اپنی سمجھ درست کریں کہ ان کو عقل آ گئی ہے. کہاں سے عقل آئی ہے؟ میں نے کہا شاید آ گئی. نہیں اچھا چلیے شاید کا لفظ استعمال کیا. میں یہ ایڈ کر دوں کہ اس کے علاوہ جو بہت سے سپریم کورٹ میں کیسز پینڈنگ ہیں اینڈ دیٹ آر ناٹ انکلوڈ ان کرمنل، وہ بھی اس کو دیے جائیں گے. پلس جو گورنمنٹ کے درمیان، فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کے درمیان اکثر ڈسپیوٹس ہو جاتے ہیں، بڑے منصوبے ہوتے ہیں، کانسٹیٹیوشنل جو ہے وہ میٹرز ہوتے ہیں، وہ سب بھی ان کے پاس جائیں گے. پلس جو سپریم کورٹ میں کوئی چیلنجبل یا کوئی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ متنازع جو کچھ کیسز ہو چکے ہیں ان کو بھی اس میں اب چیلنج کیا جا سکے گا. اور اس کے بعد اب یہ فیڈرل کے بعد جو ہے وہ پروونس بھی اپنی اپنی جو ہے وہ اس طرح کی کانسٹیٹیوشنل جو ہے جوڈیشری قائم کریں گے. اس کے بعد ایک دوسرا مرحلہ ہے جس میں وہاں پہ بھی بہت بہتری مجھے لگتا ہے انصاف میں آئے گی. سیکنڈلی جہاں تک یہ ہمارے جو پاکستان تحریک انصاف ہم کہہ رہے ہیں، مگر وہاں پہ تو سنی اتحاد کونسل ہے ہمارے پاس نیشنل اسمبلی میں، تو وہاں پہ جو اس کے تمام ممبرز ہیں ان سے بارہا یہ کہا جا چکا ہے کیونکہ ان کو عوام نے منتخب کیا ہے، اور جو بھی ان کے مراحل تھے یا جو بھی ان کے گریونسز تھے کہ وہ فارم 45 اور فارم 47 کا مسئلہ جو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، اب ہم اس سے باہر آ چکے ہیں نا، تو ان کو بارہا کہا گیا کہ آپ کی جو عوام کے مسائل ہیں اس کو اس پلیٹ فارم پہ حل کریں. کویسچن آور ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں، وہ اس میں کسی کو بھی اویل نہیں کرتے، بلکہ وہ اس میں مختلف قسم کی جو ہے وہ مغلظہ تقریریں، برا بھلا کہنا، بیچ میں باجے اور سیٹیاں لے کے آ جاتے تھے، پھر اس طرح کی ابیوسو لینگویج، گالی گلوچ استعمال کی گئی جس کے اوپر ہماری خواتین نے جو ہے وہ ایک دن کھڑے ہو کے اس کے اوپر سٹینڈ لے لیا اور پھر آپ کو جو ہے وہ سیشن روکنا پڑا اور پھر ان کو ایک صاحب کو تھوڑے دن کے لیے ڈسمس کیا. تو اس طریقے کے ان کے جو ہے نا معاملات رہے ہیں. اچھا، جب یہ پارلیمان سے ایک طریقے سے ان کو شٹ اپ کال دے دی گئی اور ہم سب خواتین متحد ہو گئی تو انہوں نے اس کے باہر روڈوں پہ یہ سلسلہ شروع کر دیا. اور روڈوں پہ سیاست کرنا بالکل کرنی چاہیے، مگر اس کے کوئی مواقع ہوتے ہیں، اس کے کوئی عوامل ہوتے ہیں. یہ صرف آپ جو ہے وہ میڈیا کوریج، عوام میں اپنی پبلسٹی، اور اگر جو آپ کی سیاسی جو جسے کہنا چاہیے کہ بتباری ہے اس کا مظاہرہ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل، آپ اس کو جو بھی نام دیں، ان کو یہ کرنا چاہیے. وہ یہ کرنے کے لیے قطعی سیریس نہیں ہے. ہوتا یہ ہے میرے خیال میں کہ بہت سارے لوگ ان کے اس احتجاج کے لیے بھی آپس میں ایک پیج پہ نہیں ہوتے، مگر کیونکہ ان کے چیئرمین کے پاس سے انسٹرکشنز ہوتی ہیں تو اس کے بعد جو ہے، جیسے آپ نے دیکھا کہ جب یہ 26 امینڈمنٹ ابھی لاسٹ کے 2 days جو ہے یہاں پہ 2-3 دن سے مرحلہ چل رہا تھا، تو ان کی جو سینئر قیادت ہے، ان کی پارلیمانی لیڈر جو ہے وہ عمر ایوب صاحب، گور صاحب، ان کی طرف سے کچھ جو ہے وہ اس طرح کی وہ آئی تھی کہ مسودہ ہم پڑھ رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں. عامر ڈوگر صاحب کے پاس سے اس طرح کے بیانات آئے، مگر جب ان کے چیئرمین نے کہہ دیا کہ ہم نے اس پہ بات نہیں کرنی ہے، مجھے نہیں نکالیں گے، اور پھر آپ نے وہ بیان سنا کہ انہوں نے جو ہے وہ بہت زیادہ جیل میں جو ملاقات ہوئی تھی ہفتے والے دن، ایک دن پہلے اس سے امینڈمنٹ آنے سے،
تو انہوں نے اس پہ بہت زیادہ جو ہے وہ برہمی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ اس طرح میں باہر کیسے آؤں گا، کیونکہ ان کا جو ہے طریقہ کار یہ تھا کہ جو ہماری ایک 27 سال بعد پاکستان کو ایک بہت بڑا کریڈٹ ملنے جا رہا تھا کہ ہمارے پاس جو ایس سی او ہوئی تو وہ چاہتے تھے کہ اس میں احتجاج کیا جائے اور ملک کی جو ہے وہ ایک طریقے سے میڈیا پہ اور انٹرنیشنل میڈیا پہ ایک جو ہے نا وہ غلط امیج جائے. تو اس طریقے سے مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ ایک پیج پہ نہیں ہیں، انہیں کوئی انسٹرکشن آ جاتی ہے اور وہ اس کے اوپر شروع ہو جاتے ہیں. جہاں کوئی جو ہے بہتری کی بات کرنی ہوتی ہے، جہاں بیٹھ کے مشاورت کرنی چاہیے اور ملک کے آئین اور قانون کے لیے بہتری کرنی چاہیے، وہاں وہ اپنا یہ جو حق ہے وہ استعمال نہیں کرتے. وہ صرف احتجاج برائے احتجاج اور تھوڑی سی بدتمیزی کی سیاست کو مجھے لگتا ہے زیادہ پسند کرتے کافی ہیں. بدتمیزی، تھوڑی سی نہیں، کافی سی بدتمیزی. دونوں نے سوال کیا اور میں نے بھی کہ تھوڑی سی. ہاں جو بھی ان کا ایک طریقہ کار ہے، مگر اس سے ہو کیا رہا ہے؟ اس سے ہو یہ رہا ہے کہ ہمارے جو آگے کے پولیٹیکل اسٹوڈنٹس ہیں یا جو ہمارے بچے آگے بڑھ رہے ہیں، ایک یا تو ان کا سیاست میں انٹرسٹ بالکل ختم ہو جاتا ہے یا وہ ایک غلط نظریہ لیتے ہیں. ٹھیک. کرن ڈار صاحبہ، اگر ان صاحب کو نکال دیں آپ جیل سے باہر یا ان کی جو بھی گزارشات یا ان کے جو بھی ان کی فرمائشات ہیں ان کو مان لیں تو پھر حالات بہتر ہو جائیں گے. مطلب آپ کے رضا آپ ایسے کہہ رہے ہیں میں نے ان کو نکالنا ہے، وہ اپنے کاموں کی وجہ سے اندر گئے ہیں. وہ جب وہ تو مانتے ہیں کہ مجھے ریلیف دیا جائے، اگر وہ ریلیف میں تو ان کے ناشتے کی جو لسٹ ہے، پھر ان کے کھانے سے پہلے کی لسٹ ہے، پھر کھانے کی لسٹ ہے، پھر وہ چائے والی لسٹ ہے، پھر رات کے کھانے کی لسٹ ہے. میں تو باہر آزاد گھوم رہی ہوں، یقین کریں میں یہ سب کچھ نہیں کھاتی. صاحب یہ ساری جو لسٹ ہے اور یہ کھانے وانے یہ وہ اپنی جیب سے کرتے ہیں یا جیل دیتا ہے پیسے اس کے؟ اس میں دو پروویژنز ہوتی ہیں. ٹھیک. وہ لوگ جن لوگوں کو سزا ہو چکی ہوتی ہے ان لوگوں پر لازم ہوتا ہے کہ وہ جو اچھا کھانا کھانا چاہتے ہیں تو اس کے اخراجات وہ خود برداشت کرتے ہیں. ٹھیک چلیں. لیکن ان کے کیس میں جو رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ حکومت پر جیل سے باہر بھی بوجھ تھے اور جیل میں جا کر بھی حکومت پر بوجھ ہے. اچھا چلیں، یہ تو حکومت جواب دے سکتی ہے. جی اگر ایسا ہو کوئی آپ جو ریلیف کی بات کرتے ہیں ریکنسیلیشن کے لیے، اگر ایسا پاسبل ہو تو مطلب کیا سوچا جا سکتا ہے؟ آپ ایک اگر بھی کہہ رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں پاسبل بھی نہیں، اگر کیسے پاسبل ہوگا مجھے بتائیں. میں نے تو نہیں نکالنا، حکومت نے تو ان کو نہیں نکالنا. کنسیشن تو آپ سے ہی مانگ رہے ہیں. آپ یہ کہیں وہ NRO مانگ رہے ہیں، وہ تو ہم نہیں دیں گے، وہ تو کسی صورت میں نہیں ملے گا. وہ اس وقت جیل کے اندر ہیں، وہ تبھی انتظار کی. میں میڈم کی بات کو کاٹتے ہوئے عرض کروں گا، جب تک 9 مئی کے مقدمات کا کے معاملات کا نتارہ نہیں ہو جاتا، فیصلہ نہیں ہو جاتا، اس کے ساتھیوں کو اس میں کوئی معافی کی گنجائش نہیں. اس شخص کو اور اس کے ساتھیوں کو نکالنے والا بھی مجرم ہوگا اس قوم کا. ہم شہداء کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ہم شہداء کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ مرے نہیں ہیں، وہ زندہ ہیں. ٹھیک ہے. 9 مئی کا جو واقعہ ہے وہ اگر میں ایگزیجریٹ نہیں کر رہی ہوں لیکن میں سمجھتی ہوں شہداء کو مارا گیا. اگر یہ میں جملہ بول رہی ہوں کہ شہداء کو مارا گیا تو یہ شہداء کو مارا گیا. اب ہم جب بات کرتے ہیں 9 مئی کی تو ہر ان کی جو فین ہے وہ کہتے ہیں جی 9 مئی سے باہر نکلیں. مطلب آپ 9 مئی سے کیسے باہر نکلیں؟ آپ نے پاکستان کو کس ڈگر پہ لا کے کھڑا کر دیا؟ واٹر شیڈ ہے، 9 مئی واٹر شیڈ ہے ان کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کے لیے. وہ یقین کریں کہ میرے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. 9 مئی کے بعد میرے کوئی الفاظ نہیں ہیں. یعنی میں ایسے لگ رہا تھا میرے چاروں طرف آگ ہے، اس میں آگ کے درمیان میں کھڑی، یہ میرا پاکستان ہے. میں کسی اور ملک میں نہیں تھی، میں اپنے پاکستان کے ملک میں تھی اور میں دیکھ رہی تھی چاروں طرف آگ ہے. رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ. یعنی کہ کوئی بھی وجہ ہو قانون اپنا راستہ اختیار کرے اور کرنا بھی چاہیے. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ صالح ظافر صاحب، سبین غوری صاحبہ، کرن ڈار صاحبہ، سینیٹر ضمیر بھمرو صاحب، آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین آپ کو پروگرام دیکھنے کا اجازت دیجیے. خدا حافظ. بات کرنے